Good morning, friends. Welcome back. Let's begin the last video of the chapter planning of BST. In this video, I'm going to discuss the very important part of this chapter, that is the types of plans, which you will be asked in your in several case studies. They may ask you this situation which type of plan is used, and classify the types of plan mentioned in the case study. These type of questions you will face in your exams. So for that perspective to the types of plan, this video is quite important. So let's start. Types of plans. Plans can be classified into several types depending on the use and the length of the planning period. Like कितने समय के लिए प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से अगर हम प्लान्स को क्लासिफाई करने बैठते हैं तो हम लोग प्लान्स को सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स के दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंगल यूज़ प्लान्स का मतलब है कि ऐसे प्लान्स जिनको हम लोगों ने सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए बनाया है, उसके बाद फिर वो प्लान उसका कोई इस्तेमाल नहीं रह जाएगा। ये टाइम स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं जो टाइम के आधार पर काम करते हैं। और स्टैंडिंग प्लान्स मतलब ऐसे प्लान जिसमें छोटे मोटे चेंजेस करके लंबे समय तक चलाया जा सकता है, या फिर विदाउट एनी चेंज वी कैन यूज दैट दोज प्लान्स। तो चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत ब्रीफ में इन दोनों चीज़ों को। सिंगल यूज प्लान्स. Single use plan is developed for a one time event or a project. Such a course of action is not likely to be repeated in future. भविष्य में दोबारा हम वैसा काम नहीं करने वाले हैं, या फिर दोबारा इस प्लान को हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ऐसे प्लान्स को हम लोग सिंगल यूज प्लान कहते हैं। देयर फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशंस, ऐसी घटनाओं के लिए होते हैं जो अक्सर नहीं घटती हैं, कभी कभार होती हैं, और हर घटना के लिए अलग प्लान बनता है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान मे डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. जिस भी प्रोजेक्ट के लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं उसका जिस टाइम पीरियड के लिए जिस टाइम पीरियड के लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं, ये सिर्फ उसी टाइम पीरियड में मतलब इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट में समटाइम भी ओनली ये एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है। सिंगल यूज़ प्लान्स, अक्सर हम लोग बजट जो बनाते हैं वो हमारा सिंगल यूज़ प्लान होता है। फिर जो हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं, जब भी लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ प्रोग्राम प्लान्स, टाइप ऑफ प्लान्स वी विल डिस्कस। तो प्रोग्राम प्लान जो होते हैं उनको भी हम लोग सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम स्पेसिफिक होते हैं। फिर प्रोजेक्ट्स, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कोई प्लान बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट ख़त्म, वो प्लान ख़त्म, उसका यूज़ ख़त्म, दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा प्लान। दे कंसिस्ट डिटेल्स इंक्लूडिंग द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ हु, मतलब वो सारी चीज़ें जो उस प्लान से रिलेटेड हैं, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, जो उस प्रोग्राम से रिलेटेड हैं। और बजट का मतलब कि जो एक उस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों का मेंशन हम लोग सिंगल यूज प्लान्स में करते हैं। For example, a program may consist of identifying steps, procedure required for opening a new department to deal with the minor work, other minor. अब मान लीजिए कोई मुझे नया शोरूम खोलना है अपना, तो उससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें कि नए एम्प्लॉयज़ चाहिए, नए कोई लोकेशन चाहिए अच्छी उसके लिए। तो उस छोटे से इस प्रोजेक्ट के लिए अगर मैं कोई भी प्लानिंग करूँगा तो ये एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्लानिंग होगी, और जो कि इस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के बाद वो प्लानिंग हम लोग कहीं और इस्तेमाल नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। स्टैंडिंग प्लान्स यूज्ड फॉर एक्टिविटी दैट ऑकर्स रेगुलरली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो अक्सर घटनाएं होती हैं, जैसे नॉर्मली बिजनेस में बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, जो भी वो रोज़मर्रे की जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो प्लान्स होते हैं उनको हम लोग स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हैं। डिज़ाइन टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली, इनका इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑपरेशंस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते रहते हैं।
सच प्लान ग्रेटली इनहेंस एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजन मेकिंग। सारे प्लान्स की इम्पोर्टेंस ये होती है। डेवलप वंस बट इज मोडिफाइड फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट बिजनेस नीड्स है, एक बार बनता है और मैंने बोला कि छोटे मोटे चेंजेस करके हम इनका इस्तेमाल अक्सर किया करते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड पॉलिसीज़ कंपनी की जो बनती हैं वो एक लंबे समय के लिए बनती हैं। हर डिपार्टमेंट की अलग अलग एक पॉलिसी बनती है जिसके आधार पे सारे प्रोसीजर्स को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। मेथड्स, रूल्स, ये सारे हमारे स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं जिनमें थोड़े थोड़े बदलाव करके हम इनका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। पॉलिसी आर जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स दैट स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन सिचुएशन। पॉलिसी जो है वो एक प्रकार का स्टैंडिंग प्लान है जो कि हम अलग अलग सिचुएशंस में कैसे डील करते हैं। जैसे मान लीजिए परचेज़ की हमारी अपनी अलग पॉलिसी है, सेल्स की एक अलग पॉलिसी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अलग पॉलिसी है कि हम किस तरीके से रिक्रूट करेंगे, क्या सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो आप पॉलिसीज़ छोटे छोटे चेंजेस हम उनमें करके अगर लंबे समय तक अपनी पॉलिसीज़ को चलाते हैं। तो एडमिशन ऑफ प्रोसीजर डिस्क्राइब स्टेप टू फॉलोड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। स्टैंडिंग प्लान्स का जो मैंने एग्जांपल दिया कि पॉलिसी प्रोसीजर क्या करता है, अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करने वाले हैं इन सारी चीज़ों को। मेथड्स प्रोवाइड मैनर, कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं। मैंने कुछ डायग्राम्स प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए जो आपको हेल्प करेंगे इन सब में डिफ्रेंशिएट करने में आसानी से। दीज पीपीटीज विल हेल्प यू इन नोट्स प्रिपरेशन टू। रूल्स आर वेरी क्लियरली स्टेटेड एज टू एग्जैक्टली व्हाट हैज़ टू बी डन। रूल्स जैसे रूल, कोई भी रूल, जैसे हमें सड़क पे हम चलते हैं तो उसके लिए एक रूल बना हुआ है। दोज आर कॉल्ड रूल्स। हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, मान लीजिए कोई फॉर्म सबमिशन है, उसकी आज लास्ट डेट है शाम के 5 बजे तक, 5 बजे के बाद में जाऊंगा तो मेरे आज वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। भले ही मैंने वो फॉर्म में बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, लेकिन मैंने उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया तो मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स आर पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस। बोथ आर द पार्ट ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस। मतलब कि हम लोग एक बिजनेस को रन करने के लिए दोनों प्रकार के प्लान्स का फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान्स, दो प्लान हम लोगों ने देखा। अब प्लान में हम लोग किस प्रकार के प्लान, उन प्लान से हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलने वाला है, उसके आधार पे अगर हम लोग प्लान्स को क्लासीफाई करें तो प्लान्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान सीक टू अचीव, क्या प्राप्त करने के लिए, क्या अचीव करने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया, उनके आधार पे हम लोगों ने प्लान्स को क्लासीफाई किया। क्या क्या? तो ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम, बजट। तो ये सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं। और यहाँ से आपको पोर्शन शुरू होता है जो मैंने आपसे कहा था कि आपको केस स्टडीज़ में अक्सर पूछा जाएगा कि ये कौन सा प्लान है, ऑब्जेक्टिव प्लान है, स्ट्रेटजी प्लान है, पॉलिसी। कई बार हमें इनमें कन्फ्यूज़न होता है, तो कोशिश किया है मैंने आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। लेट्स सी हाउ इट बिकम्स यूजफुल फॉर यू। तो ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे प्लान्स जो कंपनी के, पहले तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्लानिंग के प्रोसेस में हमारा जो सबसे पहला प्रोसेस होता है व्हाट टू अचीव, हमें क्या अचीव करना है। द डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। और उस ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए, अचीव करने के लिए हम लोग जो प्लान बनाते हैं दैट इज़ नोन एज द ऑब्जेक्टिव प्लान ऑफ द कंपनी। दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग जो हम लोग करने वाले हैं पूरे प्रोसेस के दौरान हमारा प्लानिंग अंत में हमें कहाँ लेके जाने वाला है, दैट इज़ मेंशन्ड इन ऑब्जेक्टिव। ऑल अदर मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। सारे मैनेजरियल एक्टिविटीज़, जो भी काम हम करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमें हमारे गोल या फिर हमारे ऑब्जेक्टिव, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। गोल्स और ऑब्जेक्टिव में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक, दे आर ये इसमें नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे कहना है कि मैंने अपने ग्रोथ को बढ़ाना है, सेल्स को बढ़ाना है, वी हैव टू ग्रो आवर सेल्स, दिस इज़ द गोल। बट वी हैव टू ग्रो, आई हैव टू ग्रो माई सेल्स बाई 20%, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। चीज़ें दोनों सेम हैं।
गोल्स और ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव इज़ मोर स्पेसिफिक दैन गोल्स। गोल्स में मुझे अपनी सेल बढ़ानी है, कितना भी बढ़ जाएगा चलेगा, 5%, 10%, 25%, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इज़ बिकम मोर स्पेसिफिक, मुझे अपनी गोल्स को क्या कर सेल्स को अपने 20% इंक्रीज़ करना है। तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे एक्टिविटीज़, मैनेजरियल एक्टिविटीज़, जो कि मैनेजरियल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे गोल्स की तरफ ओरिएंटेड होती है, ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ओरिएंटेड होती है। दे आर यूजुअली सेटअप बाई, ये ऑब्जेक्टिव्स के जो प्लान है वो टॉप मैनेजमेंट ही प्लान करता है, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स जो प्लान होते हैं वो पूरे हर प्रकार की प्लानिंग, जितने प्रकार की प्लानिंग्स आप पढ़ने वाले हैं उन सब का बेस होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी हैव टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। An organization may have an objective of increasing sale by 10% or earning a reasonable rate of return on investment, earn a 20% profit from business। ये हो गया उसका ऑब्जेक्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव के आधार पे किस मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को, सेल्स मैनेजर को, एचआर मैनेजर को किस तरीके से काम करना है, बेस हमारा ये होगा। उसके बाद अब उसके इसी के आधार पे वो लोग अपनी अपनी प्लानिंग्स बनाएंगे। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिट इन ऑर्गेनाइजेशन में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सब लोग अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी डिपार्टमेंट वाइज, जैसे मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट हो सकता है कॉस्ट कटिंग का करे, क्वालिटी कंट्रोल का काम करना शुरू कर दे कि वो हम अपने एम्प्लॉयज़ को की क्वालिटी मेंटेन करें, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारी एफिशिएंसी बढ़े, और इनडायरेक्टली वी विल इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ कंपनी। ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एक्सप्रेस। ऑब्जेक्टिव्स जो भी होते हैं कंपनी के हों, डिपार्टमेंट के हों, उनको बिल्कुल स्पेसिफिक टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला 10%, दिस इज़ नोन एज अ स्पेसिफिक टर्म। दे शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। नाउ स्ट्रेटजी। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो उन स्ट्रेटजीज़ का वो जो प्लान हम बनाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिसीव करने के लिए, उनको हम लोग स्ट्रेटजी प्लान बोलते हैं। A strategy refers to future decision defining the organization's direction and scope in the long run. ऑब्जेक्टिव्स फ्यूचर में पोजीशन को हम लोगों ने एक डिसाइड किया है कि हम फ्यूचर में वो पोजीशन रिसीव करने वाले हैं। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाने वाले हैं, ये इस स्ट्रेटजी प्लान के अंडर में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। द स्ट्रेटजी इज़ अ कम्प्रहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। अब स्ट्रेटजी जब हम बनाते हैं तो अब जैसा है कि हमारा मान लीजिए ऑब्जेक्टिव था हमारा इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 10%। अब प्रॉफिट 10% इंक्रीज़ करने के लिए मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट नॉर्मली सब लोग जानते हैं, हम लोग भी उस पर बात करेंगे। सेल, परचेज, प्रोडक्शन और एचआर, 3 डिपार्टमेंट्स को अगर हम लेके चलें तो स्ट्रैटेजी चारों डिपार्टमेंट की अलग अलग चलने वाली, तीनों डिपार्टमेंट की अलग अलग चलने वाली है। प्रोडक्शन, सेल और एचआर की अगर हम लेके चले, सबका मोटिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 10%। उसके लिए सेल्स स्ट्रेटजी क्या बनेगी? मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सेल्स एंड मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या बनेगी? इंक्रीज द सेल, रिड्यूस द सेलिंग एक्सपेंसेस। और उसके लिए प्रोडक्शन की क्या बनेगी हमारी स्ट्रेटजी? प्रोडक्शन स्ट्रेटजी हमारी ये बनेगी कि हम लोग कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स की क्या होगा? वहाँ भी कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग।
एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी पे काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करके हम लोग एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, जिससे हम लोग मोर प्रोडक्टिव हो सके और हमारा जो टारगेट है, जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है 10% इंक्रीज इन प्रॉफिट, वो अचीव हो सके। तो इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी नीड टू बी कंसिडर्ड विद द चेंज। और हमें जब भी स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है किनका, तो बिजनेस इन्वायरमेंट का, जिनके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है इन डेप्थ। The major strategic decision will include decisions like whether the organization will continue to be in the same line of business, combine new lines of activity with existing business। ये सारी मेजर स्ट्रेटजीज हैं जो कि बिजनेस की, हमें सेम बिजनेस करना है कि कुछ नया ऐड करना है। मान लीजिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी, मुझे उसमें लैपटॉप्स भी करने हैं प्लान, मैं अभी टैबलेट्स बनाने के नया ऐड करना चाहता हूँ। तो इस तरीके का जब भी करते हैं तो हम लोग स्ट्रेटजीज़ को, अभी क्यों मान लीजिए उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू ग्रो द इंक्रीज द प्रॉफिट। अब उसके लिए प्रोडक्शन में क्या स्ट्रेटजीज बन सकती हैं, एक प्रोडक्ट लाइन नया शुरू करो। Company's marketing strategy has to address certain question, that is who are the customer, what are the demand, what is the demand for the product, which channel of distribution to use। अब इनमें कि हमारे कस्टमर क्या हैं हमें जानना होगा। अगर हम लोग मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो हमें इन सारी चीज़ों का, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मालूम होना चाहिए, तब जाके हम लोग एक इफ़ेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ पॉलिसीज़ आर द गाइडलाइंस जो हमें स्ट्रेटजी के सिलेक्शन में हेल्प करता है। ऐसी गाइडलाइन जैसे कि मान लीजिए परचेज़ की पॉलिसी। तो परचेज़ की पॉलिसी दो हो सकती है, एक हो सकती है कि हम लोग मिनिमम विल बी सेलेक्टेड, मिनिमम चीपर रॉ मटेरियल वी विल ऑप्ट फॉर चीपर रॉ मटेरियल। दूसरा, क्वालिटी वाइज की वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ क्वालिटी। दूसरी पॉलिसी ऐसी है, दूसरी कंपनी की पॉलिसी है कि हम लोग क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा महंगा रहेगा चलेगा। तो इस तरीके से पॉलिसी बन गई। अब उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी उस महंगे प्रोडक्ट में हमको उस पॉलिसी के इर्द गिर्द, एक पॉलिसी का मतलब एक ऐसा सर्किल बना दिया कंपनी ने कि इसके बाहर की चीज़ों को हमें कंसिडर नहीं करना है, हमें इसके अंदर रह के ही काम करना है। तो दे आर द गाइडलाइंस अंडर विच वी सेलेक्ट द स्ट्रेटजी फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। Company may have a recruitment policies, pricing policy within which objectives are set and decisions are made। जैसा मैंने बात की आपसे कि हर चीज़ की पॉलिसी हो सकती है, उसके अंतर्गत ही हमें सारे काम करने होते हैं। देयर आर पॉलिसी फॉर हर लेवल, हर डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी होती है। कंपनी पॉलिसीज ऑल फॉर ऑल टू नो, दैट इज कस्टमर, क्लाइंट एंड कॉम्पिटिटर। और कंपनी की पॉलिसीज़ जो होती हैं वो सबको पता होनी चाहिए, वो सबको बताने के लिए होती हैं कि ये कंपनी ये पॉलिसी फॉलो करती है। ये कंपनी के मार्केटिंग का भी एक हिस्सा होता है कि अच्छी पॉलिसीज़, तो कस्टमर का फेथ गैदर करने के लिए भी हम पॉलिसीज़ का सहारा लेती हैं कंपनियाँ। माइनर पॉलिसीज़ आर एप्लीकेबल टू इनसाइडर्स एंड कंटेन माइन्यूट डिटेल्स ऑफ। और छोटी छोटी पॉलिसीज़ जो छोटी माइन्यूट पॉलिसीज़ जो होती है, माइनर पॉलिसीज़, वो क्या होती है, वो डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों के लिए जानना ज़रूरी होता है कि हमें हर लेवल पे कौन कौन सी पॉलिसीज़ है कंपनी की जो हमें मेंटेन करना है, उसके बाहर हम काम नहीं कर सकते। पॉलिसीज़ डिफाइंस द ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन। एक मैनेजर कहाँ तक अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, दे आर डिसाइडेड बाय पॉलिसीज़। The manager may use his or her discretion to interpret and apply a policy। एक पॉलिसी का इस्तेमाल मैनेजर अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से कर सकता है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर सकता है। जैसे परचेज पॉलिसी वुड बी इन नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग डिसीजन। अब मुझे परचेज पॉलिसी हमारी कहती है कि भाई आपको कॉस्ट कम रहना चाहिए,
मैनेजर उसको मैन्युफैक्चर भी कर सकता है, मैनेजर उसको बाहर से खरीद भी सकता है। देखिएगा कि अगर बाहर से खरीदना सस्ता पड़ रहा है तो मैनेजर उसको बाहर से खरीद सकता है। तो इस तरीके से पॉलिसी का इस्तेमाल मैनेजर अपने इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए कर सकता है। शुड अ कंपनी मेक और बाय इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजेस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, प्रिंटिंग ऑफ स्टेशनरी, किस तरीके से इनका परचेज करना है, उन पॉलिसीज़ के अंतर्गत रहते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं। सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव एक मैनेजर के एक्सपीरियंस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है। प्रोसीजर, हर स्ट्रैटेजी जो कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती है, हर स्ट्रेटजी का अपना एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर मीन्स द कलेक्शन ऑफ स्टेप्स टू बी कैरीड आउट, ऐसी एक्टिविटीज़, अ बंच ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि उस स्ट्रेटजी के अंतर्गत डिसाइडेड है कि हमें इनका काम, इतना काम करना है। दे आर जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स, प्रोसीजर जो कंपनी के इनसाइडर्स हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए होते हैं कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर आप मार्केटिंग टीम का हिस्सा हैं तो आपके लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनी है उसको अचीव करने के लिए आपको ये प्रोसीजर का फॉलो अप करना होगा। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क टू बी परफॉर्म्ड। और आगे जो डायग्राम है वो डायग्राम आपको ज़्यादा हेल्प करेगा इन चीज़ों को डेप्थ में समझने के लिए। सीक्वेंस और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और स्टेप्स की हमें 10% अचीव करना है, उसके लिए हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई हमारी कि न्यू मार्केट, एक नया मार्केट हम लोग कैप्चर करने वाले हैं। अब उसके लिए उस स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने प्रोसीजर बनाया कि हम अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे पहले सेट करेंगे, फिर उसके बाद मार्केटिंग टीम जाएगी हमारी वहाँ पे और चारों तरफ प्रमोशन और एडवर्टीज़मेंट करेगी। फिर उसके बाद हम वहाँ पे अपने रिटेल शॉप्स में अपने प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे। इस तरीके का पूरा एक प्रोसीजर हर स्ट्रेटजी के पास होता है और उन बंच ऑफ प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए हम लोग प्रोसीजर के प्लान बनाते हैं। अब प्रोडक्शन के पहले एग्जांपल भी लिया हुआ है यहाँ पे कि प्रोडक्शन के पहले हम लोग रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, ये सारी चीज़ों का हम लोग एक प्रोसेस बनाते हैं कि हमें रॉ मटेरियल वहाँ से मिलेगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, वो 1 हफ्ते के अंदर आएगा। इसके हिसाब से अपना हम प्रोडक्शन कब से स्टार्ट करना है उसका जो प्लान है उसको हम लोग पूरा करते हैं। पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड। और अब देखिए यहाँ पे आती है बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि जो प्रोसीजर्स होते हैं यही जो मैंने बोला था ना स्ट्रेटजी बनाते समय हमें, तो स्ट्रेटजी क्या है, तो बंच ऑफ स्ट्रेटजी इंक्लूड्स सेवरल प्रोसीजर। और ये जो प्रोसीजर होते हैं वो हमें कंपनी की पॉलिसी के अंतर्गत ही बनाने होते हैं। हमें 10% बनाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दूंगा उसकी, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज़ हमें इसकी अनुमति नहीं देती। मेथड्स, अब हर प्रोसीजर का, जिस तरीके से हर स्ट्रेटजी का, जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें कई सारी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो अप करना पड़ता है, डिपार्टमेंट वाइज, स्ट्रीम वाइज हमारी स्ट्रेटजीज अलग अलग होती हैं और उन स्ट्रेटजीज़ में हर स्ट्रेटजीज़ में ग्रुप बंच ऑफ स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं, मेथड्स। और हम लोग उन मेथड्स का चुनाव करते हैं जो हमारी कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो मेथड्स डील विद द टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ एक प्रोसीजर के एक स्टेप में बहुत सारे कई प्रकार के मेथड होते हैं और उनमें से किस मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे जो कि हमारी कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, दैट इज डिसाइडेड अंडर मेथड प्लान्स। Selection of proper method saves time, money, effort and increases efficiency. For example, higher level management orientation program, जैसे कि मान लीजिए जब आपको ट्रेनिंग का कोई आपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करानी है, तो अब ये जो स्ट्रेटजी है HR की ट्रेनिंग कराएंगे हम लोग, तो अब देखिए अब डिपार्टमेंट वाइज
यहाँ पे ट्रेनिंग का मेथड मान लीजिए मैनेजर की ट्रेनिंग अलग तरीके से होनी है, सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग अदर तरीके से होनी है, टॉप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अगर करानी है तो उनके ट्रेनिंग अलग तरीके से होनी है। तो क्या बोला कि मेथड मे वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। अब आते हैं हम लोग रूल। तो मैंने भी जिक्र किया मेथड के समय कि मेथड को कौन सा मेथड का चुनाव करना है, इट डिपेंड्स। मेथड शुड बी कंसीडर्ड अकॉर्डिंग द रूल ऑफ द कंपनी। क्या रूल्स बने? रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन। रूल्स आर एग्जैक्ट statements which tells us what to do, what not to do. It reflects a managerial decision that a certain action must or must not be taken. प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि कंपनी एक प्रोडक्शन का काम कर रही है, एक लाइन ऑफ बिजनेस उसका वो है कि वो अपना काम कर रही है, प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रही है और फिर सेल कर रही है। प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि अपने काम से, नॉर्मल काम से हट के अगर कोई नया प्रोजेक्ट पे काम करना है, कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करना है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हमारी कंपनी की ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क और जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनके अकॉर्डिंग हो, मतलब उनका वायलेशन कहीं से वो ना कर रहा हो प्रोग्राम। तो ऐसे प्रोग्राम की सारी डिटेलिंग जो हम लोग करते हैं वो प्रोग्राम प्लान के अंतर्गत हम लोग करते हैं। बजट। बजट मीन्स for a specific time period, forecasting things on the basis of past. A budget is a statement of expected result expressed in numerical terms. It is a plan which quantifies future facts and figures. तो बजट फ्यूचर के फैक्ट्स एंड फिगर्स का एक एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होता है जिसको हम लोग नंबर्स में दर्शाते हैं। सेल्स बजट में फोरकास्ट द सेल्स। बजट में ऑल्सो भी प्रिपेयर टू शो द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन अ फैक्ट्री एट पीक प्रोडक्शन टाइम। बजट में हमें एम्प्लॉयज़ के नंबर के बारे में कि पीक प्रोडक्शन टाइम में हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ का अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं। सिंस बजट रिप्रेजेंट ऑल आइटम इन नंबर, इट बिकम ईजियर। चूँकि नंबर में इनका हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं बजट में, तो कंपैरिजन आसान होता है। अगर हम लोग बोलते हैं वो अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, वो थोड़ा कम अच्छा है, इस तरीके के जो कंपैरिजन, ऐसे टर्म्स में कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर मैंने बोला कि उसकी प्रोडक्टिविटी 3 है और उसकी प्रोडक्टिविटी 5 है, तो यहाँ पे हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी 2 पॉइंट ज़्यादा है, डिफरेंस 2 है इसकी। उसको हम लोग अगर इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह करके इसकी एफिशिएंसी भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके का कंपैरिजन करने में ये नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत आसान आसानी कर देता है इन कंपैरिजन्स को कंप्लीट करने में। कंट्रोल डिवाइस है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें 10 रुपये खर्च करने हैं, 10 लाख रुपए खर्च करने हैं, और मैंने सिर्फ 8 लाख रुपए खर्च कर किए। तो ये मेरे पास करेक्टिव मेजर है कि कहीं मैं चेक करूँगा कि कहीं मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, या फिर मैंने अगर 10 की जगह 12 लाख रुपए खर्च कर दिए तो फिर मैंने क्यों 12 लाख खर्च किए। और इन स्टेप्स इनमें हम लोग डेविएशन चेक करके हम लोग इन खर्चों को कहाँ कहाँ हम लोग खर्चे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इस प्रकार का स्टेप हम लोग उठा सकते हैं। तो बजट हमारे लिए एक करेक्टिव मेजर का भी काम करता है। तो ये डायग्राम मैंने बनाया आपके लिए। ऑब्जेक्टिव्स आर व्हाट टू अचीव, स्ट्रेटजी हाउ टू अचीव, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर सीरीज ऑफ स्टेप्स अंडर हाउ। जो स्ट्रेटजी हमने बनाया है कि हाउ टू अचीव, तो ये प्रोसीजर हमें हेल्प करता है कि हम लोग कैसे। और प्रोसीजर्स आर मेड अकॉर्डिंग पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गाइडलाइंस फॉर प्रोसीजर और एक्शन। यू कैन सी रिलेटेड विद इंटरनल मैटर्स, बाउंड्रीज अंडर विच एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। हम लोग कौन कौन सा प्रोसीजर, हम लोग जो प्रोसीजर ले रहे हैं वो हमारी पॉलिसीज़ के अंतर्गत होना चाहिए,
दैट इज़। फिर उसके बाद हर प्रोसीजर का अपना एक प्रोसीजर के कई सारे मेथड होते हैं, तो कौन सा मेथड टू बी डिज़ाइन अकॉर्डिंग द, सो प्रोसीजर्स को डिसाइड करने के लिए हम लोग पॉलिसीज़ का सहारा लेते हैं, जबकि मेथड्स के लिए हम लोग रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं। प्रोग्राम सेपरेट एक्टिविटीज़ मोटिवेटेड बाय द ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी ऑफ द कंपनी एंड बजट, सिंगल यूज प्लान मेड फॉर अ सर्टेन पीरियड। तो ये थोड़ी सी शायद आपको आसानी हो, कोशिश किया है मैंने, बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, लेट मी नो, आई विल डू समथिंग एल्स। Here you can see objectives have several strategies। एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कई सारी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, और हर स्ट्रेटजी का अपना अपना प्रोसीजर होता है। एंड एवरी प्रोसीजर हैज़ टू इंक्लूड सम मेथड, वो मेथड जो कि टू बी फॉलोड और completed in accordance with the rules of organization and procedure designed according the policy of organization. So these two diagrams will help you, I'm sure. So guys, with this last slide, I am just completing the chapter planning. And if you have any doubts, please let me know. And for the time being, Jai Hind and all the best.